जाइएगा ज़बरदस्त तरीके से आ जाइएगा सभी लोग इस लाइव आ जाइए, सभी लोग ज़बरदस्त तरीके से। चलिए सभी लोग लाइव आ जाइएगा, सभी लोग ज़बरदस्त तरीके से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग लाइव आ जाइएगा, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जल्दी जल्दी से सभी लोग ध्यान से। चलिए क्वेश्चन पूछाएगा कि जल्दी जल्दी देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या आने वाला है आपके सामने। ठीक है, आपने सुना होगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। क्या सुना होगा? राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। ठीक है, एक जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय को क्या बोलते हैं? नेशनल। ठीक है, नेशनल। ठीक है, और जलमार्ग को क्या बोलते हैं? वाटरवे। नेशनल वाटरवे वे मतलब मार्ग। ठीक है, संख्या 1 है। ये कहाँ से गुजरता है? सभी लोग अगर बात की जाएगी। शुभांशी त्रिपाठी जी गुड इवनिंग, दीक्षा सिंह जी नमस्ते, रमेश कुमार जी नमस्ते नमस्ते, खुश रहिए सभी लोग, लाइव आ जाइएगा। आज बहुत देर में हो गया लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ गुजरती है तो आपने सुना होगा। तो ये जाती है कहाँ से कहाँ तक? तो प्रयागराज से लेकर, ठीक है, ये जाती है हल्दिया तक। प्रयागराज से लेकर ये कहाँ तक जाती है? हल्दिया। आपको पता होगा प्रयागराज किस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है, मतलब किस राज्य का जिला है? तो ये हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। और हल्दिया जो है ये आपका जो हो जाएगा ये भैया पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछाएगा कि नेशनल वाटरवे, नेशनल का देखिए नेशनल का एन लेते हैं और वाटरवे का डब्ल्यू लेते हैं, और संख्या 1 है। नेशनल वाटरवे 1 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो राज्य पूछेगा तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश से, ठीक है, पश्चिम बंगाल तक जाता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक जाता है। इसकी अगर डिस्टेंस पूछ लेगा तो 1620 किलोमीटर होती है। कितने किलोमीटर होती है? 1600 भैया 20 किलोमीटर होती है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अर्पिता सिंह जी गुड इवनिंग, वेलकम। प्रत्युष तिवारी की तरफ से आपको प्रणाम। प्रत्युष जी खुश रहिए। गरिमा सिंह जी नमस्ते, ज्योति श्रीवास्तव जी नमस्ते, पुष्पा तिवारी जी गुड इवनिंग, अंशिका सिंह जी गुड इवनिंग, अंशिका जी, दीक्षा जी, अनिल कुमार मौर्य जी गुड इवनिंग, अनिल कुमार, कोमल वर्मा जी नमस्ते, मदन मोहन जी नमस्ते, सभी लोग लाइव आ जाइएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से होते हुए पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाती है, जिसकी डिस्टेंस अगर पूछ लेगा तो 1620 किलोमीटर है। कितना? 1620 किलोमीटर है। मदन मोहन जी नमस्ते, रुचिका जी नमस्ते। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। अब आपको बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, उड़ा देना है, बिल्कुल उड़ा देना है। ठीक है, चलिए आपको बताना है ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं, चलिए आपको बस मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, बिल्कुल जुड़े रहिएगा अंतिम तक, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, जुड़े रहिएगा अंतिम तक। ठीक है, वो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगी। ठीक है, चलिए निश्चित ही आपको लाभ मिलेगी। चलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, चतुर्भुज में कितने राज्य आएंगे? ठीक है, या कितने शहर मिलेंगे? 4। चतुर्भुज में 4 होता है। इधर दिल्ली हो गया, इधर क्या हो गया? मुंबई हो गया। ठीक है, और इधर क्या हो गया? इधर भैया कोलकाता हो गया। ठीक है, इधर कोलकाता हो गया, और इधर क्या हो गया भैया? चेन्नई हो गया। तो ये चीज़ें आप समझिएगा, मैंने बताया था आपको ये कैसे आपको करना है। ठीक है, और इधर मैंने बताया था ये कहाँ तक जाती है? पाकिस्तान के पाकिस्तान से पहले एक पड़ता है यही इंडिया पाकिस्तान में पड़ता है बाघा बॉर्डर। क्या पड़ता है? बाघा बॉर्डर। चलिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बस बिल्कुल आपको तैयार हो जाएगा सारी चीज़ें, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए थोड़ा सा दोनों चीज़ को लेके चलते हैं। चलिए ठीक है, आपको दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल देखिएगा, लास्ट तक देखिए रहिएगा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ दिल्ली से लेकर, ठीक है समझिएगा, दिल्ली से लेकर ये पाकिस्तान तक, पाकिस्तान के कहाँ? पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान के बॉर्डर तक, यानी बाघा बॉर्डर तक जाता है NW1। NW1 का मतलब होता है नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। तो क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो दिल्ली से लेकर बाघा बॉर्डर यानी पाकिस्तान तक को टच करती है। ठीक है, और दिल्ली से लेकर ये देखिएगा ध्यान से, इसको इससे मिला दीजिए तो ये हो जाएगा NH1 के बाद क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा। तो NH2 कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो NH2 दिल्ली से होते हुए कहाँ जाता है? कैसे? कोलकाता तक जाती है। तो दिल्ली से कोलकाता, तो नेशनल हाईवे 2 दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जाती है। ठीक है, अब ये हुआ कि ठीक है
बात ये हो कि दिल्ली से फिर नेशनल हाईवे 3 बनाया जाए, लेकिन पाकिस्तान से दिल्ली ये भी आ रही है, दिल्ली से नेशनल हाईवे 2 भी दिल्ली से कोलकाता तक जा रही है। तो यहाँ पे यूपी के आगरा को लिया गया। एक का मतलब ए जी लिख दे रहा हूँ, आगरा चलिए पूरा लिख दे रहा हूँ, आगरा लिया गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ रूट ज़्यादा जाम हो जाएगा, क्योंकि राजधानी भी है। तो ठीक है, आगरा से होते हुए दिल्ली से गुजरते हुए कहाँ आ गया, तो याद रखिएगा दिल्ली से गुजरते हुए कहाँ चला गया, दिल्ली से गुजरते हुए कहाँ आया, ठीक है, याद रखिएगा दिल्ली से गुजरते हुए ये मुंबई आया। तो नेशनल हाईवे 3 कहाँ से आया, देखो 2 हो गया, 2 के बाद क्या आएगा, NH3 ही तो आएगा, NH3 तो आएगा। तो नेशनल हाईवे 3 आगरा से लेकर कहाँ जाती है, तो ये मुंबई तक जाती है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेशनल हाईवे 3 आगरा से लेकर कहाँ आती है, मुंबई तक जाती है, ये मुंबई हो गया, ठीक है। फिर देखिएगा ये आपको दिख रहा होगा, ये मुंबई है और ये C फॉर चेन्नई है। तो ये मुंबई से लेकर ये C फॉर चेन्नई, C फॉर की हो जाएगा चेन्नई, ठीक है। तो NH3 के बाद क्या आएगा, NH4। तो NH4 कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, तो मुंबई से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, चेन्नई, C फॉर चेन्नई तक फैला हुआ। फिर एक चीज़ बचा, आपको खुद बचा एक ही चीज़, तो चेन्नई से लेकर इसको मिला दिए, चेन्नई से मिला दीजिए, ये रोड गई है, ये हाईवे गया है, किससे मिल गया है, कोलकाता में जाके मिल गई है। और NH4 के बाद क्या आएगा भैया, NH4 के बाद आएगा NH5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NH5 हो जाएगा, बिल्कुल समझने वाली बात है, ठीक है। NH5 हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, नेशनल हाईवे 5th हो जाएगा, ठीक है, ये समझ गए होंगे, ठीक है। बचा क्या, ठीक है, 5 के बाद क्या आएगा, 6 बचा, तो भैया केक काट दो, बीच वाला ये बचा ना, केक काटना है हमें। अब केक कटने जा रहा है, तो ये कोलकाता से मुंबई, कोलकाता से मुंबई या मुंबई से कोलकाता। 5 के बाद क्या आएगा, NH6 कहाँ से कहाँ तक जाता है, कोलकाता से, ठीक है, मुंबई तक जाता है। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक, कहाँ जाता है, कोलकाता से ठीक है, मुंबई तक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कीजिए, 6 के बाद क्या होता है, आपको पता होगा, 6 के बाद आता है 7। यहाँ पे V से वाराणसी, वाराणसी मतलब बनारस जैसे बोलते हैं, और के से कहाँ तक जाता है, कन्याकुमारी तक जाता है। तो वाराणसी से लेकर, ठीक है, ये रोड जाती है, नेशनल हाईवे जाती है कन्याकुमारी। तो NH6 के बाद क्या आएगा, तो ये है NH7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NH7। तो NH7 कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो NH7 जो है V फॉर वाराणसी से लेकर तमिलनाडु कन्याकुमारी तक जाती है। तो आपको पता होगा NH7 जो था, जो पूर्व का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे था, NH7 जो था वो पूर्व का मतलब पहले का, पूर्व का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे था। तो यहीं पे लिखते चले जाइएगा, ठीक है, पूर्व का सबसे बड़ा, ठीक है जी, ज़रूर, मैं ज़रूर, आरजे मीना जी, मैं इसको ज़रूर बोलूँगा। बस इधर में पेपर सबका लगा हुआ है, मैं इसीलिए मैं ज़रूर इसको मैं बोलूँगा, इसका वीडियो मैं कल ही बना दूँगा ज़बरदस्त तरीके से। आरजे मीना जी, NH7 पूर्व का सबसे बड़ा, ठीक है, पूर्व का सबसे बड़ा क्या, नेशनल हाईवे। तो पूर्व का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन है, NH7, जो कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो याद रखिएगा, जो कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो जो कि जाती है वाराणसी से लेकर कहाँ तक जाती है, कन्याकुमारी तक जाती है। तो वाराणसी से लेकर कहाँ तक जाती है, कन्याकुमारी तक जाती है। और अगर सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है तो इसकी लेंथ भी पूछ लेगा, तो लेंथ इसकी होती है 2369 किलोमीटर, ये लंबा है। जो ये आपको नेशनल हाईवे दिख रहा है यहाँ वाराणसी से लेकर ये पूरा कन्याकुमारी तक, ये 2369 किलोमीटर है, 2371 किलोमीटर। तो पूर्व का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, ठीक है, NH7 था, जो कि वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है। इतने में कोई समस्या नहीं, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। सुनील जायसवाल जी नमस्ते, शुभांशी जी, चलिए बहुत बढ़िया सभी लोग का, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाजिया बानू जी नमस्ते नमस्ते, रिंकू पांडे जी नमस्ते, सभी लोग, जय खैरा भवानी जी नमस्ते नमस्ते, वेलकम गोविंद जी, आर्यन वर्मा जी नमस्ते, चंदन जायसवाल जी नमस्ते, रुचिका जी, मदन मोहन जी, आप महान हो सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ये पूरी चीज़ आपको वैसे याद हो गई, तो यहाँ शुरू किए NH1 को जोड़ दिए NH2। अब एक क्वेश्चन और आएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ प्यारा सा। कैसा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन कराते हैं, जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। देखिए, NH1 को जोड़ दें, अगर किसको जोड़ दें, NH1 को जोड़ दें, प्लस हम किसको जोड़ दें, NH2 को जोड़ दें, ठीक है। तो ये किसका निर्माण करता है, तो ये निर्माण करता है GT रोड का निर्माण करता है, किसका, GT रोड का निर्माण करता है, NH1 और NH2, ठीक है, GT रोड का निर्माण करता है, ठीक है, GT रोड का निर्माण करता है NH1 और NH2। और GT का फुल फॉर्म क्या होता है, GT का फुल फॉर्म होता है, G फॉर होता है ग्रांड, और T फॉर होता है ट्रंक, ग्रांड
ट्रंक और ये रोड है ही है, ठीक है। इसको बिल्ड किया था, बनाया किसने था, तो शेर शाह सूरी ने बनाया था, शेर शाह सूरी जी ने बनाया था। तो ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, जो कि एशिया का सबसे बड़ा रोड माना जाता है, ठीक है, ये इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने किया था। तो NH1 और NH2 में जीटी रोड पूरा सम्मिलित है, याद रखिएगा, ठीक है। सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, लाइक पहुंचा दीजिएगा सभी लोग। आज मैं बहुत देर में आया हूँ, आप सब जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम इसको और आगे की ओर ले चलते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब हुआ क्या, ठीक है, इसमें एक और संशोधन किया गया, ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक NH7 जो जाता है, इसी बेल्ट को बढ़ा दिया गया, और इसी बेल्ट को बढ़ाते हुए ये कहाँ पहुंचा दिया गया, ये जो पहुंचा दिया गया श्रीनगर पहुंचा दिया गया, श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर पहुंचा दिया गया। तो देखिएगा, ठीक है, NH7 को ये बदल दिया, ये अब जो ये रोड जाती है, अब ये श्रीनगर से होते हुए कहाँ जा रही है, श्रीनगर से होते हुए कन्याकुमारी तक जाती है, और इस नेशनल हाईवे का नाम रखा गया NH, ठीक है, दिख रहा है ना, देखिए दिख रहा है पूरा कि नहीं, देखिए दिख रहा होगा, पूरी चीज़ें आपको दिख रही होंगी अच्छे से, ठीक है। तो ये इस नेशनल हाईवे का नाम रखा गया NH44, ठीक है। तो देखिए NH7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता था, नेशनल हाईवे 7, इसी NH7 को, ठीक है, बढ़ाकर इसी वाराणसी को बढ़ाकर और श्रीनगर तक ये रोड नेशनल हाईवे ले गया गया, और इसी NH7 को क्या बोला गया, NH7 बोला गया। जो क्वेश्चन पूछाएगा, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछाएगा, याद रखिएगा, वर्तमान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, एक क्वेश्चन ये पूछाएगा कि वर्तमान का, लिख लीजिएगा, वर्तमान का सबसे बड़ा, तो वर्तमान का यदि पूछ लिएगा कि सबसे बड़ा, भैया बता दीजिए क्या, नेशनल हाईवे NH, यानी नेशनल हाईवे कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, NH44 हो जाएगा, ठीक है, NH44 वर्तमान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH44 है भैया, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन पूछ लिया है कि इसकी सबसे बड़ा है तो ये कितने किलोमीटर होगा, तो 3745 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है, 3745 किलोमीटर है, याद रखिएगा, 3700 भैया 45 किलोमीटर है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको कोई समस्या नहीं आने देंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। चलिए बताइएगा सभी लोग, कैसा लग रहा है, बताइएगा सभी लोग। चलिए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान, क्या जवाब ठान लिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया ठान लिया। थैंक यू सो मच बालवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। वाह सर जी कितना मेहनत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पी मिश्रा जी बहन, शिल्पी बहन खुश रहो। देवेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप सर जी आपका स्वागत है, आपका अपने परिवार। सभी लोग देखिएगा, मीनू सिंह जी नमस्ते नमस्ते, सभी लोग देखिएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्लियर कट हो गए होंगे। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आपको बताना है कुछ कुछ चीज़ें, आपको लेके चलते हैं जो आपको जाननी भी चाहिए। चलिए सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी, और जो छूटा है शुरू से ज़रूर देख लीजिएगा, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगी। आपको बताना है, ठीक है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे का नाम क्या है, ज़रा बता दीजिए कि सबसे छोटा नेशनल हाईवे का नाम क्या है। सभी लोग बताइएगा सबसे छोटा नेशनल हाईवे, ठीक है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है, ज़रा बता दीजिएगा। चलिए सबसे छोटा नेशनल हाईवे, तो आपने सुना होगा सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH47A। क्या नाम बताइएगा, NH47A, ठीक है। अच्छा सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, ठीक है। ये अगर पूछाएगा कितने किलोमीटर है ये, कहाँ पर है ये, तो केरल में है। कहाँ पर है, केरल में है, केरल में है, ठीक है। कितने किलोमीटर सबसे छोटा है, NH47, ठीक है। ये जो है 6 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर है, याद रखिएगा कितने किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है अगर बात की जाए, तो ये केरल में किस झील के पास स्थित है, इसका संबंध है तो वेम्बनाड झील। क्या नाम है बताइए, केरल में किस झील के पास से गुजरती है, तो वेम्बनाड झील के पास है। और अगर पूछा केरल वेम्बनाड झील में एक द्वीप है, ठीक है, पानी जो है, तो द्वीप किसे बोलते हैं, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, तो एक द्वीप है वेलिंगटन द्वीप। क्या नाम बताइएगा, वेलिंगटन द्वीप। तो वेलिंगटन द्वीप से संबंध रखता है। सभी लोग लाइक कर दिएगा प्लीज़, सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH47A, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा सारी चीज़ों को, ठीक है, कि आपको बिल्कुल अच्छे से टिक लगाना है ज़बरदस्त तरीके से। लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से लाइक पहुंचा दीजिए, ठीक है। चलिए
बहुत आज बहुत देर में आ गए हैं, लेकिन आप सब ज़बरदस्त तरीके से लाइक कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। साध्वी पाल जी नमस्ते, नमस्ते। अनामिका पाल जी नमस्ते। प्रवीण तिवारी, लकी जी खुश रहो खुश रहो। शुभांशी त्रिपाठी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आएगा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन और है। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है ज़बरदस्त तरीके से। यूपी के हवाई अड्डे, यूपी स्पेशल भी दिया है और परिवहन भी दिया है, तो आपको बताना है यूपी के हवाई अड्डे। चलिए 5 क्वेश्चन जल्दी बैक टू बैक देते हैं, सभी लोग बताइएगा। यूपी के हवाई अड्डे जो मेन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए आपको बताना है जेवर हवाई अड्डा। ठीक है, जेवर हवाई अड्डा कहाँ पर है, बहुत चर्चा में था जेवर हवाई अड्डा। चलिए बताइएगा सभी लोग, जेवर हवाई अड्डा। 3-3 क्वेश्चन करके, 4-4 क्वेश्चन करके देते हैं, आपसे जवाब दिएगा जेवर हवाई अड्डा कहाँ पर है। ठीक है, चलिए बताइएगा सभी लोग। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्रीय। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बस ये समझिएगा, अंतर्राष्ट्रीय रूप से छोड़ दीजिएगा, हवाई अड्डा सबसे हवाई अड्डा ही है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, बस ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। और अगर बात की जाएगी, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, क्योंकि किसानों का आंदोलन भी हुआ था, तो चौधरी चरण सिंह जानते होंगे, किसानों के नेता माने जाते थे चौधरी चरण सिंह। बस ये समझिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सब छोड़ दीजिएगा, आपको ये लगाना है कहाँ पर है। ठीक है, तीसरा ये है। चौथा एक और बताइएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए ठीक, खेरिया। ठीक है, याद रखिए, खेरिया हवाई अड्डा, खेरिया। ठीक, खेरिया हवाई अड्डा। चलिए बताइएगा सभी लोग, खेरिया हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ये चारों का जवाब दीजिएगा सभी लोग, देखते हैं कौन बताता है। सभी लोग बताइएगा, तभी अच्छा लगेगा कि आप सब में ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है, जवाब दे रहे हैं। सभी लोग बताइएगा। चलिए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। तो वेरी गुड, देखिएगा यूपी के हवाई अड्डे चल रहे हैं। जेवर जो है वो वर्तमान में नोएडा में है। कहाँ पे, नोएडा का पूर्ण नाम जानता हूँ, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, लेकिन ये क्या है, निर्माणाधीन है। ठीक है, निर्माण अभी चल रहा है, कार्य प्रगति पर है, निर्माणाधीन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत बनाया रहा है जेवर हवाई अड्डे को। लाल बहादुर शास्त्री, बहुत पेपर में आता है कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये बनारस में है। ठीक है, बनारस यानी वाराणसी, वाराणसी में है, याद रखिएगा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है, सबको पता है, ये अमौसी में है। कहाँ पे, अमौसी। अमौसी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो लखनऊ, LKO यानी लखनऊ में स्थित है। ठीक है, खेरिया हवाई अड्डा। खेरिया से निकला खीर, खेरिया से क्या निकला, खीर। खीर को बनाने के लिए आग में पकाना पड़ेगा ना, पहले आग तो चाहिए, तो आग से आगरा, तो खीर, खेरिया से खीर, खीर पकाने के लिए आग की जरूरत है। ठीक है, तो आगरा हो जाएगा। ठीक है सर, कभी राजस्थान भी पधारो, आपका अभिनंदन है। आओ सर कभी अपने रंगीलों राजस्थान, जरूर आपके रंगीलों राजस्थान में जरूर आऊँगा बालवीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आमंत्रित के लिए। आप बहुत अच्छा लगता है, इतने सारे चैनल हैं फिर भी आप राजस्थान से मुझे देखते हो, फॉलो करते हो निरंतर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग का जवाब आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग का जवाब बहुत बढ़िया से है। ठीक है, कोई क्वेश्चन छोड़िए ना, जो इम्पोर्टेंट है उसको तोड़ दीजिए। कोई क्वेश्चन छोड़िए ना, जो इम्पोर्टेंट है उसे तोड़ दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके 4 क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बस आपसे सपोर्ट कीजिए ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट कीजिए और लाइक को एक बढ़ा दिए। लाइक मैं बहुत देर में आया हूँ, क्योंकि चलिए ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आपको बताना है बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर है। चलिए बताइएगा सभी लोग, बमरौली। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइएगा, बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर है। देखते हैं किसका जवाब आता है, बमरौली हवाई अड्डा। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइएगा, बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर है, जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया गई, ध्यान से देखिएगा। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर है? ठीक है, हिंडन हवाई अड्डा, ये तो आप बता ही दीजिए। हिंडन से मैंने बताया था, हिंडन नदी है, किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो याद रखिए किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है हिंडन। ठीक है, हवाई अड्डा ये बहुत फेमस है, चक्केरी बहुत फेमस होता है, चक्केरी हवाई अड्डा। तो नदी मैंने लिखवा दिया भाई जी। चक्केरी हवाई अड्डा कहाँ पर है ये बताना है। ठीक है, फुर्सतगंज, आपको बताना है फुर्सतगंज हवाई अड्डा। चलिए बताइएगा सभी लोग, देखते हैं कौन बताता है चारों क्वेश्चन का जवाब, कौन देता है, किसमें कितना है दम। चलिए बताइएगा सभी लोग। चलिए ठीक है, जवाब दीजिएगा सभी लोग, जवाब दीजिएगा। ठीक है, वेरी गुड, सभी का आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है, ज़बरदस्त। सभी लोग ज़बरदस्त तरीके से जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए बताइएगा सभी लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा, बताइएगा, जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा बहुत बढ़िया से, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी। ठीक है, बहुत जल्दी खत्म करना है। तो देखिए बम, बम देखिए, पढ़ने वाले देखिए बम ही होते हैं, पढ़ने वाले से कोई पंगा ना ले। और पढ़ने वाली शिक्षित नगरी आपको देखते होंगे प्रयागराज ही मानी जाती है, प्रयागराज। तो बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के, ठीक है, प्रयागराज में। हिंडन, हिंडन आपके कहाँ पे स्थित है, तो गाजियाबाद। कहाँ भैया, गाजियाबाद। तो हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर है, गाजियाबाद में। कहाँ स्थित है, गाजियाबाद में स्थित है, याद रखिएगा, गाजियाबाद में तो स्थित है। ठीक है, गाजियाबाद को क्या बोला गया से, गाजियाबाद। तो किस उत्तर प्रदेश के किस जिले को ग्रीन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, तो इसे ग्रीन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश को ग्रीन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए, ग्रीन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। इधर आपका ऑप्शन है, सभी लोग देखिएगा। ठीक है, सभी लोग देखिएगा, इधर क्या है, ठीक है, इधर क्या है, चकेरी हवाई अड्डा। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है, ठीक है, चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये आपका पड़ेगा भैया कानपुर में। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है, तो कानपुर में। तो याद रखिएगा, फुर्सतगंज, फुर्सतगंज, ठीक है, कहाँ पर है, तो राय, राय देखिए फुर्सत वाले लोग राय बहुत देते हैं, तो फुर्सत वाले राय बहुत देते हैं, तो राय से रायबरेली। ठीक है, कहाँ पर है, रायबरेली। ठीक है, रायबरेली में है। तो याद रखिएगा, फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो रायबरेली में है। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं वो मैंने करा दिया है लगभग लगभग। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से अब, ठीक है, वैसे नहीं आना चाहिए, मैंने मेन मेन करा दिया है। चलिए, इससे बाहर मैं देख रहा था कि शायद अब नहीं आ जाए। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से देता हूँ। ठीक है, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, ग्रीन बॉन्ड जारी करता है बालवीर जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बम, बम बने हुए लोग पढ़ 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 के, तो बम, बम यानी पढ़ने वाला, प्रयागराज, हिंडन, हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर है, गाजियाबाद, गाजियाबाद, गा से गाजियाबाद को गा से ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। हिंडन हवाई अड्डा ये समझ गए होंगे। चकेरी, चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पे, कानपुर में। और फुर्सतगंज, फुर्सत वाले लोग राय बहुत देते हैं, तो रायबरेली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यूपी के हवाई अड्डे हो गए, कुछ यूपी स्पेशल भी आपको मैंने थंबनेल में बना था, तो मैंने कहा सब कुछ जो चीज़ लिखा है वो जरूर पढ़ा जाएगा। चलिए बताइएगा सभी लोग, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना गठित कब किया गया। उत्तर प्रदेश, यूपी में लिख दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, राज्य सड़क परिवहन निगम किस गठित कब किया गया, राज्य सड़क, ठीक है, परिवहन नियम। ठीक है, याद रखिएगा, राज्य सड़क परिवहन नियम। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन नियम। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, एकमात्र तैरता हुआ पार्क, नेशनल पार्क, ये केबुल लामजाओ है। ठीक है, ये आपके लोकटक झील के पास है और मणिपुर में है। लोकटक झील के पास है, मणिपुर में है। ठीक है, यहाँ पे संगाई हिरन, डांसिंग हिरन फेमस है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन नियम, ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन नियम की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा, राज्य देखिएगा 1 जून 1972 को हुई। कब हुई है भैया, 1 जून 1972 को हुई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन ठीक है, निगम की स्थापना, याद रखिएगा, 1 जून 1972 को हुई है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जवाब दीजिएगा जबरदस्त तरीके से। चलिए ठीक है, आपको बताना है,
भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? ये मैंने पढ़ाया था। अब आपसे जवाब चाहिए कि भारत में, ठीक है, वायु परिवहन की, देखिए, शुरुआत कब हुई बताइएगा। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है, और कब हुई? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताइएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए बताइएगा। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे आप देखिए, जो ज़्यादा आपको, ठीक है, ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हों, तो याद रखिएगा यूपी, ठीक है, तो यूपी से ही हुई है, उत्तर प्रदेश राज्य से ही। उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो ये वायु देखिए चला था, ठीक है, प्रयागराज, ठीक है। और याद रखिएगा वायु परिवहन जो ये सेवा दी गई थी, इसमें डाक सेवा दी गई थी। कौन सी सेवा? डाक सेवा दी गई थी। इसमें डाक था, डाक को एक जगह से दूसरी जगह वायु परिवहन के माध्यम से ले जाना था। तो प्रयागराज में से लेकर ये नैनी तक चली थी, ठीक है, नैनी तक चली थी। और ये कब चली थी? ये कब चली थी? 1911 में। कब चली थी भैया? 1911 में। तो वायु परिवहन डाक विमान से सेवा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से नैनी तक चला और 1911 तक चला। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर। आज मैं बहुत देर में आया हूँ, आज आप सब बहुत वेट किए होंगे, मैं बहुत देर में आया हूँ, फिर भी आप सब लाइव आ गए। मेरा कोई टाइम नहीं होता है कि जैसे आप सब आ जाइए, लेकिन तब भी आप आए तो आज बहुत काम भी पड़ गया था। चलिए, तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बताइएगा सभी लोग, ठीक है, चलिए बताइएगा सभी लोग, याद रखिएगा। अब बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं किसकी? ठीक है, मिट्टी से। आप सबने कहा मिट्टी भी थोड़ा सा सर जी इम्पोर्टेंट परिपेक्ष से पढ़ा दीजिए। क्या पढ़ा दीजिए? मिट्टी भी। तो चलिए देखिएगा, मिट्टी से हम आपको बताते हैं कुछ क्वेश्चन जो पेपर में हमेशा चर्चा में बना रहता है, ठीक है। चलिए, चलिए ठीक है, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग, ठीक है। पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, अगर क्वेश्चन कुछ आएगा, मिट्टी से क्वेश्चन आएगा जी। आज ज़्यादा लेट हो गया रुचिका जी, बहुत ज़्यादा लेट, आप सब वेट किए होंगे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोग से। चलिए देखिएगा ध्यान से, मिट्टी को क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। आज मैं बहुत देर हो गया, ठीक है। मिट्टी का अध्ययन किस में करते हैं? ये मेरी इसमें बहुत ही पूरी तरह से, चलिए क्या बताएं, तभी तब भी आप सब अपना नेट तब भी बचाए रखते हो, सभी चीज़, सब चंद्रा, सब लोग पढ़ा लेते हैं, फिर भी तो बहुत खुशी होती है, और किसी भी टाइम पे आते हैं। लेकिन तो याद रखिएगा, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं? पेडोलॉजी में करते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर कर दिए जा रहे हैं, पेडोलॉजी में करते हैं। तो मिट्टी का अध्ययन किसमें करते हैं? पेडोलॉजी में करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। सर राजस्थान वाले के लिए कुछ काम की है क्या? सर ये क्लास बताओ, मैं राजस्थान से हूँ। जरूर जरूर बालवीर जी, ये सारे क्वेश्चन, ये मिट्टी उट्टी सारे, ये आप सबके लाभ की है। उत्तर प्रदेश भी नहीं, ये बहुत आपके लाभ है, ये पूरे इंडिया में आता है। चलिए याद रखिएगा। चलिए, आपसे पहला क्वेश्चन मैं जलोढ़ मिट्टी से बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट। पहले जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का आपको पता होगा, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला था? पहला चीज़ देखिएगा, भारत की सबसे उर्वरक मिट्टी, ये तो पता ही होगा। भारत की सबसे क्या मिट्टी? उर्वरक मिट्टी। तो भारत की सबसे उर्वरक मिट्टी कौन? उर्वरक, ठीक है, उर्वरक मिट्टी कौन सी है? ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी। तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन एक और पूछाएगा, ठीक है, सबसे उर्वरक मिट्टी है, और पूछाएगा किसके लिए जरूर मिट्टी? नदियों द्वारा, नाम ही है उसका जल से। तो नदी में क्या होता है? जल ही तो होता है। तो जल नदियों द्वारा बहाकर, ठीक है, नदियों द्वारा बहकर या बहाकर, नदी बहाकर लाती है, और इस मिट्टी को इसलिए बोलते हैं नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी भी होती है कौन सी? ठीक है, जलोढ़ मिट्टी होती है। चलिए, ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछाता है, इसे क्या बोला गया है? इसे उत्तर भारत की मिट्टी भी बोल देते हैं। किसकी मिट्टी बोल देते हैं? उत्तर भारत की मिट्टी बोल देते हैं, उत्तर भारत की मिट्टी, ठीक है। संपूर्ण भूभाग उत्तर भारत की मिट्टी बोल देते हैं इसे। और एक क्वेश्चन और दे दिया जाए कि, ठीक है, ये कितना परसेंट भूभाग पर पाता है? तो हमारे भूभाग पर, हमारे, ठीक है, भारतीय भूभाग पर, ठीक है, लगभग लगभग 43% पाता है। कितना? 43% पाता है। लाइक कर दिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए बताइएगा सभी लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं?
ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्वेश्चन पूछाएगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अगर पूछाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, पुराने सामान को किसमें बेचते हैं, बंगार में ना, तो बांगर मिट्टी कहते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। और अगर दूसरा क्वेश्चन पूछाएगा, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगा तो एक क्या होगी, नई जलोढ़ मिट्टी होती है। तो यही क्वेश्चन पूछा है, यही क्वेश्चन घुमा दे एक और कि नई जलोढ़ मिट्टी को भाई साहब क्या कहते हैं। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खादर बोला जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है सभी लोग, प्रभात शुक्ला जी, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। जी जी, कच्छा, हाँ ये भी बता दे रहे हैं, कछारी मिट्टी। देखिए ये मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटाल दे रहा हूँ, सभी लोग देखिएगा। ठीक है, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं, मिट्टी विट्टी भी जो भी आती है। चलिए ये लिख लिया होगा आप सभी लोगों ने, मिट्टी सिट्टी इधर मैं जगह बचा दूं और आपको और सारा कंटेंट यहाँ पे करा दूं। चलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम भी जो होता है, इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, ठीक है, दोमट मिट्टी भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, दोमट मिट्टी भी बोल देते हैं इसे। ठीक है, दोमट मिट्टी बोला जाता है, या इसे क्या बोलते हैं, तो दोमट मिट्टी के साथ साथ इसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं। क्या, कछारी मिट्टी भी बोला जाता है। तो दोमट मिट्टी बोला जाता है इसे, और क्या बोला जाता है, कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। आरती यादव जी नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग, सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, नए नए क्वेश्चन भी आपको ज़बरदस्त तरीके से बताए जाएंगे, यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, बस एक बार आप देखते रहिएगा। चलिए जलोढ़ मिट्टी हो गया, आप पढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, गेहूँ मक्का तिलहन दलहन, ठीक है, आलू, ठीक है, गेहूँ मक्का तिलहन दलहन समझ जाएंगे ना। गेहूँ के लिए फेमस है। ठीक है, तिलहन तेल वाली चीज़ें को तिलहन बोलते हैं, तिलहन वालों के लिए। दाल वाली चीज़ को दलहन बोलते हैं, दाल वाली चीज़ के लिए भी। ठीक है, धान के लिए फेमस है। ठीक है, आलू के लिए भी ये अच्छा माना जाता है, बहुत बहुमूल्य उपयोगी माना गया है। सभी लोग लाइक ज़बरदस्त दबा के कर दीजिएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। तो जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम भी क्या है, दोमट मिट्टी, लास्ट तक जुड़े रहेगा, और इसे कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए काली मिट्टी, अब बढ़ते हैं काली मिट्टी। कुछ कुछ जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा दे रहे हैं। काली मिट्टी जो मेन है वही करा दे रहे हैं। ठीक, काली मिट्टी जल्दी लिखिएगा, काली मिट्टी, फिर क्वेश्चन करा देंगे। काली मिट्टी से क्वेश्चन क्या पूछा था, सबको पता है काली मिट्टी को। ठीक है, काली मिट्टी को सबसे ज़्यादा पाया था महाराष्ट्र में। कहाँ पाया था देखिएगा, महाराष्ट्र में पाया था। महाराष्ट्र में इसे क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसे रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना था है। किसने मिट्टी के नाम से जाना है, रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना है। ठीक है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय नाम अगर बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नाम तो सबको पता है, इंटरनेशनल इसे क्या बोलते हैं पूरे विश्व में, तो इसे चरनोजम मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चरनोजम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और यदि बात करूं मैं, ठीक है, और यदि बात करूं, चरनोजम मिट्टी बोलते हैं। और इसे कपास के लिए उपयोगी है, तो इसे कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, और बात की जाए यूपी में, अगर पूछेगा यूपी में इसे करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस मिट्टी से, करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर और क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, हाँ, काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, तो ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ। किसे, ज्वालामुखी के उद्गार जब हुआ, तो ज्वालामुखी का जब क्या हुआ, उद्गार हुआ। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन हुआ। ठीक है, तो उससे कौन सी चट्टान बनी, तो उससे चट्टान जो बनी उसे बोलते हैं बेसाल्ट चट्टान। और बेसाल्ट चट्टान पे उच्च दाब ताप का परिवर्तन आया, तो उससे विखंडन हुआ, टूटा, नीचे गिरा और एक चूरा चूरा हो गया, तो मिट्टी बनाई। तो जिस मिट्टी का निर्माण कर दी उसे बोलते हैं काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। और बेसाल्ट चट्टान का बना होगा जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ होगा, तब वैसा ठंडा हुआ होगा, तो इसे, ठीक है। चलिए यूपी में करेल मिट्टी भी कहते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया था। चलिए उसके बाद गुजरात, फिर मध्य प्रदेश। चलिए इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट होगा आपका। हाँ, काली मिट्टी का रंग काला पूछ लेता है कि रंग काला किसके कारण होता है, तो काली मिट्टी का रंग
काला, तो काली मिट्टी का रंग काला जो होता है वो टिटैनी फेरस मैग्नेसाइट के कारण होता है। किसके कारण भैया? टिटैनी फेरस, टिटैनी फेरस मैग्नेसाइट। तो क्वेश्चन पूछाएगा कि काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है? तो टिटैनी फेरस मैग्नेसाइट के कारण होता है। याद रखिएगा, टिटैनी फेरस मैग्नेसाइट के कारण होता है। शालू अनु जी हेलो, वेलकम वेलकम। सर कब तक क्लास चलेगी? ये लगभग चलेगी, ठीक है, ये लगभग 12 बजे तक चलेगी, 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटे और चलेगी, ठीक है, 12 बजे तक लगभग लगभग चलेगी ये, ठीक है। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, आपका बहुत सारा टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आप जुड़े रहिएगा। बहुत सारे टॉपिक आज ही क्या कर देंगे, हम इसे फिनिश कर देंगे, ओवर कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब तो काली मिट्टी का रंग काला, ठीक है, टिटैनी फेरस मैग्नेसाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आई होप, ठीक है। अब बढ़ते हैं, ठीक है, आपको वनीय मिट्टी से मुलाकात करते हैं, फॉरेस्ट सॉइल या वनीय मिट्टी, हेडिंग डाल दिएगा, ठीक है। बिल्कुल नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। वनीय मिट्टी, ठीक है, सभी लोग बताइएगा वनीय मिट्टी, सभी लोग बताइएगा वनीय, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सी मिट्टी है, वह कौन सी मिट्टी है जो पर्वतीय ढालों पर स्थित होती है? तो वह कौन सी मिट्टी है जो पर्वतीय ढालों पर, ठीक है, पर्वतीय ढालों पर स्थित होती है? तो ये हो जाएगा आपका क्या, वनीय मिट्टी हो जाएगा। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है, झमाझम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किएगी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी बोलते हैं इसे, ठीक है, पर्वतीय ढालों पर स्थित होती है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे पूछ जाएगा कि किस मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता होती है? इस मिट्टी में किसकी अधिकता होती है भैया? फॉसिल्स पाया है, जीवाश्म, ठीक है, जीवों का अंश यानी जीवों के अवशेष। तो जीवाश्म की क्या होती है भैया? तो जीवाश्म की इसमें क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। याद रखिएगा जीवाश्म की क्या पाई जाती है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जीवाश्म की क्या होती है? उपस्थिति पाई जाती है। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए और क्वेश्चन पूछाएगा। चलिए ठीक है, ये किसको रोकती है? ये रुचिका को क्यों लिखे आप? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछाएगा ये किसको रोकती है? तो ये रोकती है मृदा अपरदन को रोकती है। किसको रोकती है? मृदा अपरदन को रोकती है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मृदा अपरदन को रोकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मृदा अपरदन को रोकने वाली मिट्टी कौन सी होती है? ठीक है, चलिए यहाँ पे से बहुत ज़बरदस्त तरीके से जवाब दीजिएगा, फालतू कोई चीज़ बिल्कुल कभी नहीं होनी चाहिए। अच्छा पूछा है कि इसके लिए उपजाऊ मानी जाती है, तो कहवा के लिए भी, मसाले के लिए भी, और फलों, इतना नहीं, बहुत याद रखिएगा। पर्वतीय ढालों पर स्थित, ठीक है, जीवाश्म की अधिकता पाती है, मृदा अपरदन को रोकती है। चलिए बताइएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए चलिए सभी लोग आज की, चलिए इधर कमेंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कमेंट पे ध्यान दीजिएगा। हम देर में आए, अच्छा अच्छा, हम सोचे, हम ध्यान नहीं दे पाए, सॉरी सॉरी, ठीक है, हम सोचे कोई फेक आईडी बना के, अरे क्या बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। लाल मिट्टी पे आगे बढ़ते हैं, लाल मिट्टी, ठीक है। क्वेश्चन पूछाएगा किस मिट्टी को उर्वरक विहीन मिट्टी बोलते हैं? क्वेश्चन आएगा किस मिट्टी को उर्वरक विहीन मिट्टी बोला जाता है? तो किस मिट्टी को उर्वरक विहीन मिट्टी कहते हैं? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, लाल मिट्टी को उर्वरक विहीन मिट्टी कहते हैं, ठीक है। चूना मिलाकर, क्या पूछाएगा? चूना मिलाकर भैया, चूना मिलाकर, ठीक है, याद रखिएगा, चूना मिलाकर क्या बढ़ाई जाती है? उर्वरता बढ़ाई जाती है। तो चूना मिलाकर क्या बढ़ाई जाती है? उर्वरता, ठीक है, बढ़ाई जाती है। तो वह कौन सी मिट्टी है जिसमें चूना मिलाकर, ठीक है, उसकी उर्वरता बढ़ाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन लाल मिट्टी से और आए तो क्या क्वेश्चन आएगा? ठीक है, लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो पता है, आयरन ऑक्साइड, और आयरन को क्या बोलते हैं? लौह,
ठीक है। लौ ऑक्साइड के कारण होता है, किसके कारण? लौ ऑक्साइड के कारण होता है, याद रखिएगा। चलिए और क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा लाल मिट्टी से ऊंचे स्थानों पर, ठीक है, अगर लाल मिट्टी अगर ऊंचे स्थान पर हो, अगर पाई जाए, लाल मिट्टी यदि ऊंचे स्थान पर पाई जाए, ठीक है, अगर उस पर अगर लाल मिट्टी है तो आपको याद रखिएगा बाजरे की खेती सबसे ज़्यादा होती है, बाजरे की खेती सर्वाधिक होती है, बाजरा बहुत ज़्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, लाल मिट्टी यही ठीक है निचले स्थानों पर हो, निचले स्थानों पर हो, नीचे वाले स्थानों पर पाई जाए। ठीक है, तो अगर लाल मिट्टी यदि किस स्थान पर पाई जाए, ठीक है, याद रखिएगा निचले वाले स्थानों पर पाई जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होता है मूंगफली, ठीक है, मूंगफली मूंगफली, ठीक है, याद रखिएगा मूंगफली, मूंगफली के लिए आपको पता होगा काजू के लिए भी बहुत फेमस है, इसके लिए काजू के लिए भी ये फेमस माना जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा उपयोगी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, और आलू के लिए भी देखिए, आलू मूंगफली, आलू, ठीक है, सब्जियों, सब्जियों के लिए भी अच्छा माना जाता है। ठीक है, क्या जब, लेकिन वो कब, जब निचले स्थानों पे जो लाल मिट्टी होगा उसके लिए, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज ऐसे मन में देख लीजिए। ठीक है, मन में देख लीजिए, सारी मिट्टी आपका कवर हो जाएगा। चलिए, ठीक है, ये देखिएगा ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाल मिट्टी भी आपका हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं किस मिट्टी की तरफ? लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी की तरफ बढ़ते हैं? सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिएगा। लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, लेटेराइट मिट्टी से क्या होता है, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, लेटेराइट कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो मैंने याद रखिएगा, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ होती है। इसका मतलब ये समझ आया, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले वन को भी हमने पढ़ाया था, क्या बोलते हैं? सदाबहार वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदाबहार वन बोला जाता है। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को, उस वन में पाए जाने वाले, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को सदाबहार वन बोलते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। तो ये लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाती है? जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है, याद रखिएगा। चलिए, ये कहाँ पाई जाती है? तो आपको अगर बात करें तो ये केरल में पाई जाती है। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है? तो छोटा नागपुर के पठार के पास भी ये मिट्टी पाई जाती है। छोटा नागपुर पठार, याद रखिएगा, छोटा नागपुर का पठार के पास भी ये मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। छोटा नागपुर का पठार के पास भी पाई जाती है। और छोटा नागपुर का पठार मैंने पढ़ाया था कहाँ? नाक को झाड़ दो। तो झाड़ दो यानी नाक को झाड़ दो तो काट डालेगा, नाक को झाड़ दो यानी झारखंड में है। और छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का रूर। रूर का मतलब यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए रूर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? रूर बोल देते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? रूर बोल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि ईंट बनाने के लिए, जो ईंटा, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, नॉलेजेबल है, नॉलेज वाला क्वेश्चन है। ईंट बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? ईंट बनाने के लिए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? जो ईंटा बनाया जाता है, ईंट बनाया जाता है, उसमें लेटेराइट मिट्टी का ही उपयोग होता है। किसका? ठीक है, लेटेराइट का ही उपयोग होता है। और जानते होंगे आपको, ठीक है, सबसे ज़्यादा आप जानते होंगे लेटेराइट मिट्टी चाय के लिए, भैया चाय के लिए उपयोगी है, कॉफ़ी के लिए भी उपयोगी है, ठीक है, काजू के लिए भी उपयोगी है, ठीक है, और इलायची के लिए भी उपयोगी है। और इलायची जानते होंगे, इलायची का संबंध किस, मसाला है, और मसालों वाला बगीचा भी बोलते हैं केरल को। सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इससे ज़्यादा आपको जो पेपर के लिहाज से बहुत बढ़िया है। चलिए,
चलिए एक लास्ट मिट्टी की तरफ बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस करा देते हैं, ठीक है। सभी लाइक कर दीजिएगा। नमस्ते नमस्ते राजपूत ठाकुर जी, नमस्ते। चलिए सभी लोग देखिएगा ध्यान से, फिर क्वेश्चंस करा देते हैं आपको इंपॉर्टेंट। सभी लोग बिल्कुल ज़बरदस्त है, जुड़े रहिएगा। भी देखिए वीडियो आपके लिए बहुत कारगर है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि आप तक जुड़े रहिएगा। मिट्टी के लिए 3 सर्वाधिक तत्व कौन से पाए जाते हैं? मिट्टी के लिए, किसी भी मिट्टी के लिए याद रखिएगा, किसी भी किसके लिए? मिट्टी के लिए, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी भी मिट्टी के लिए आपसे यदि पूछ लिया जाएगा कि 3 सर्वाधिक तत्व जरा बता दीजिए भैया कौन से होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, यदि ये कुछ क्वेश्चन पूछ लें और तीनों ऑप्शन में कुछ ना कुछ चेंज कर देगा तो याद रखिएगा, एक हो जाएगा आपका क्या, एक हो जाएगा आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा क्या, पोटास यानी पोटेशियम हो जाएगा, पोटास यानी पोटेशियम, ठीक है। और अगर इसका अनुपात दे दे कि देखिए नाइट्रोजन को N से मैं दर्शा रहा हूँ, ठीक है, फास्फोरस का सूत्र P होता है, P से दर्शा रहा हूँ, पोटास का पोटेशियम यानी K होता है, तो NPK की जरूरत पड़ेगी, किसकी, NPK की। और किस अनुपात में? सबसे ज़्यादा मिट्टी में नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा मिट्टी को कौन करता है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं राजपूत जी? तो 4 अनुपात है, फास्फोरस का अनुपात 2 होता है, और बात किया ये, ठीक है, पोटास का अनुपात 1 होता है। तो 4 अनुपात 2 अनुपात 1, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, कुछ क्वेश्चंस आपको करा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलिए, एक क्वेश्चन पूछाएगा दलदलीय मिट्टी से भी, दलदली मिट्टी, ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और आ जाएगा, यही ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, दलदली मिट्टी, ठीक है, दलदली मिट्टी, ठीक है, दलदली मिट्टी। चलिए आगे बढ़िएगा सभी लोग, ठीक है। विशाल विकी जी, बड़े भाई को मेरा नमस्ते नमस्ते। विशाल विकी जी बहुत बहुत धन्यवाद, हम ठीक हैं, आपका आशीर्वाद है हमेशा रहेगा। ध्यान से देखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दलदली मिट्टी के बहुत जल्दी क्वेश्चन कराना है, आप सभी लोग लाइक शेयर ज़बरदस्त तरीके से कर दीजिएगा, ठीक है। दलदली मिट्टी को क्या बोलते हैं? पहला क्वेश्चन तो इसको पीटमय मिट्टी के नाम से रहता है, क्या बोलते हैं? ध्यान से देखिएगा, इसको पीटमय मिट्टी बोलते हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसको और अगर बात की जाएगी, इसको गीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको पीटमय मिट्टी या इसको, ठीक है, गीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होती है, वह कौन सी मिट्टी है जिसमें देखिए ह्यूमस, आपको बताया था ना, पर्यावरण में ह्यूमस से क्वेश्चन आते हैं, तो वह कौन सी मिट्टी, देखिए ह्यूमस आ भी गया, ठीक है। वह कौन सी मिट्टी है जिसमें ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है? ह्यूमस मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाता है किस मिट्टी में? तो दलदली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ह्यूमस पाया जाता है, याद रखिए, क्या पाया जाता है? ह्यूमस। तो ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक होती है दलदली मिट्टी में, ठीक है। और अगर एक क्वेश्चन पूछाएगा धान की फसल के लिए उत्तम मानी जाती है कौन सी मिट्टी, तो अगर धान की खेती करना है तो धान की फसल के लिए, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछें कि धान की फसल के लिए क्या मानी जाती है भैया, तो ये उत्तम मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी गई है, धान की मिट्टी की सबसे अच्छी मानी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें एक चीज़ और है, इसमें, ठीक है, दलदली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता है? तो लौह तत्व की क्या भी है? अधिकता पाई जाती है। तो लौह तत्व की क्या है? अधिकता पाई जाती है, किसमें, ठीक है, और किसमें पाई जाती है? तो दलदली मिट्टी में लौह तत्व की, ठीक है, अधिकता पाई जाती है। बहुत ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। बस आपका लास्ट में क्वेश्चन और है, ठीक है, सभी लोग बताइएगा ज़बरदस्त तरीके से जवाब दीजिएगा, फिर मिट्टी से ये टॉपिक भी पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंट मैंने टच करा दिया, सारा पढ़ा भी दिया लगभग, और टच भी करा दिया। तो दलदली मिट्टी को पीटमय मिट्टी, ठीक है, गीली मिट्टी पूछेगा कौन सी मिट्टी इसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो दलदली मिट्टी को, ठीक है। धान की फसल के लिए उत्तम मिट्टी मानी जाती है, तो दलदली मिट्टी को, ठीक है। लौह तत्व की अधिकता होती है दलदली मिट्टी में होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिट्टी के लिए 3 अनिवार्य तत्व या सर्वाधिक तत्व माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, पोटास मतलब पोटेशियम। नाइट्रोजन का सूत्र, मतलब नाइट्रोजन को दर्शाया मैंने N से, फास्फोरस का सूत्र वैसे P होता है, और पोटास का मतलब पोटेशियम यानी K, ठीक है। तो नाइट्रोजन का अनुपात 4 अनुपात, ठीक है, 2 अनुपात 1 होता है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब आपसे बैक टू बैक 2 क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आपसे देखते हैं क्या है, ज़बरदस्त तरीके से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अंतिम तो जुड़े रहेगा, निश्चित ही आपको संपूर्ण और पूरा लाभ मिलेगा, ठीक है। मैं ऐसा पूरा कोशिश कर रहा हूँ। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किसने किया, ठीक है, केंद्रीय, चलिए 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको बैक टू बैक में दे रहा हूँ। केंद्रीय मृदा, ठीक है, संरक्षण बोर्ड
ठीक है, एक टॉपिक भी आपका कवर कर दिया, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे। ठीक, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, ठीक है, बिल्कुल लाइक कर दिएगा ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, चलिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड कहाँ पे स्थित है, कौन बताएगा? ठीक है, ठीक है, चलिए बताइएगा, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। ठीक है, सभी लोग बताइएगा, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। चलिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल को कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा अवशोषित करती है? ध्यान से देखिएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर अगर जैसे आएगा कि जल को सबसे ज़्यादा अवशोषित कौन करती है, तो बिना देखे देख के तो बताना पड़ेगा। चिकनी मिट्टी सबसे ज़्यादा क्या होती है, चिकनी मिट्टी अवशोषित करती है। तो जल को अवशोषित करने वाली, अवशोषित का मतलब एब्जॉर्ब करने वाली, जल को अवशोषित का मतलब एब्जॉर्ब करने वाली मिट्टी जो कौन सी होती है, तो चिकनी मिट्टी होती है। तो चिकनी मिट्टी के जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसके जो क्या होते हैं भैया, कण जो होते हैं, ठीक है, मिट्टी के इसके जो कण होते हैं, चिकनी मिट्टी के कण जो होते हैं बहुत महीन होते हैं। महीन होने के कारण ये जल, ठीक है, एब्जॉर्बिंग रेट इसमें ज़्यादा होती है। तो चिकनी मिट्टी बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आपके साथ में हमेशा रहूँगा, बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, मैं आज से नहीं हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए बताइए, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, आंसर दीजिए सभी लोग। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, चलिए, तो इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। ठीक है, याद रखिएगा, 1953 में। अच्छा, इस बोर्ड की बनाने की जरूरत क्यों? मृदा का संरक्षण करना है, खुद ही बता रहा है, मृदा का संरक्षण करना है। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा मेरी बातों को, इसका मतलब समझिएगा, मृदा का क्या करना है, संरक्षण करना है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा मेरी इस बातों को। ठीक है, ये इस बोर्ड का गठन क्यों किया गया है? मृदा को अपरदन से रोकने के लिए। सॉइल इरोजन बोलते हैं ना, अपरदन क्या होता है? मिट्टी का ऊपरी सतह लेयर, अगर जल के द्वारा, ये वायु के द्वारा ये अपरदन हो जाए, मतलब हट जाए, तो भूमि की उर्वरता हट जाएगी। इसको देखने के लिए मृदा को अपरदन से रोकना। ठीक है, या मृदा अपरदन को रोकना। ठीक है, मृदा अपरदन को, ठीक है, मृदा अपरदन को क्या रोकने के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का स्थापना किया गया, जिसकी स्थापना 1953 में हुई। ठीक है, जल्दी बताइएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, तभी आप सब लोग, ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से आप सब जवाब दे पाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा सभी लोग। चलिए, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन आगे लेके चलते हैं इसका। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, भारत की मिट्टी को वर्गीकृत कौन करता है? क्वेश्चन और आएगा कि भारत की मिट्टी को, ठीक है, क्वेश्चन पूछाएगा, भारत की मिट्टी को वर्गीकृत कौन करता है? याद रखिएगा, वर्गीकृत। तो याद रखिएगा, वर्गीकृत कौन करता है? कौन सी संस्था करती है? वर्गीकृत मतलब क्लासिफाइड कौन करती है? याद रखिएगा, भारत की मिट्टी को देखिए वर्गीकृत कौन करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? ICAR। ICAR का फॉर्म आ गया, आप सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इंडियन, I फॉर क्या हो जाएगा? इंडियन। ठीक है, C फॉर हो जाएगा काउंसिल, इंडियन काउंसिल। ठीक है, ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए थोड़ा सा इसका हार्ड मैथ है, एडवांस मैथ है इसमें। एग्रीकल्चर इसका सिलेबस देख लीजिएगा, एग्रीकल्चर। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मतलब ये समझिएगा एग्रीकल्चर से संबंध में काम करती है। और मृदा किस में आती है? एग्रीकल्चर में ही तो रखी गई है, एग्रीकल्चर में ही तो आई है। तो याद रखिएगा, ICAR। क्या नाम बताइएगा? ICAR। ठीक है, और ICAR का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। कहाँ पे भैया? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय। तो याद रखिएगा, ये क्या करती है? जो सॉइल को, इसको कैटेगराइज करती है, वर्गीकृत करती है। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन इसके टॉपिक का जो मुझे लगा, ठीक है, ये आपके टेट के लिए भी बहुत
ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953 में इसकी क्या हुई भैया, तो इसकी स्थापना हुई। सभी लोग देखिएगा ध्यान से। तो चलिए, क्या हुई, इसकी स्थापना हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ निश्चित ही आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपको बताना है, इसको लिख लिया होगा आप सभी लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक टॉपिक आपका बहुत अच्छे से खत्म हो गया। एक और आपका टॉपिक है एक और आपका क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट टेट के हिसाब से। आपको बताना है कजरी। कजरी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, कजरी, ठीक है, कजरी याद रखिए, कजरी का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग बताइएगा, ठीक है, जिससे मुझे भी अच्छा लगे कि आप सब ज़बरदस्त तरीके से जवाब दे रहे हो। चलिए बताइएगा सभी लोग। चलिए बताइएगा सभी लोग, कजरी, कजरी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा। चलिए बताइएगा सभी लोग, कजरी। देखते हैं कौन बताता है कजरी का फुल फॉर्म, ठीक है, सभी लोग बता दिए। तब तक मैं देख रहा हूँ, सभी लोग बताइएगा फुल, इसका आंसर सभी लोग दीजिएगा। कजरी का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग जवाब दीजिएगा, कजरी का फुल फॉर्म क्या होता है। तानवी सिंह जी, हेलो, वेलकम वेलकम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग का, आप सब इतना देखिए, देखिए इसका फुल फॉर्म। चलिए क्वेश्चन पूछेगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल, ठीक है, ए से हो जाएगा एरिड, ए से क्या हो जाएगा एरिड, ठीक है, जेड से हो जाएगा जोन, जेड से क्या हो जाएगा जोर, जोन ये करती है रिसर्च करती है, तो आर फॉर हो जाएगा रिसर्च, और आई फॉर क्या होता है, तो आई फॉर हो जाएगा इंस्टीट्यूट, आई फॉर क्या हो जाएगा इंस्टीट्यूट। तो याद रखिएगा, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए ज़बरदस्त तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये याद रखिएगा। और ये संस्थान कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है भैया बता दीजिए जरा। तो राजस्थान के कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन है, ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में आपका ये स्थित है, बिल्कुल याद रखिएगा, राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है, कजरी स्थित है। ये क्यों लाया गया, तो राजस्थान में जानते होंगे मरुस्थल ज़्यादा है, तो मरुस्थल की समस्या को अध्ययन करने के लिए, ठीक है, मरुस्थल की समस्या का अध्ययन के लिए, तो मरुस्थल की समस्या का याद रखिएगा, तो मरुस्थल की समस्या का अध्ययन के लिए, ठीक है, कजरी की स्थापना हुई है। ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तो याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड साधना मोरे। चलिए बताइए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब भैया भयंकर वाला टेस्ट होने वाला है आपका, ठीक है, जल्दी 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 आ जाइएगा, टेस्ट बहुत ज़ोरदार होने वाला है। ये टॉपिक आपका इतने में मैंने आज हम लेट हो गई, अपना सब्जेक्ट तैयार कर रही थी, कल मेरा इंग्लिश का टेस्ट है। कोई बात नहीं तानवी जी, हम भी बहुत देर में आए, ठीक है, सभी लोग बस आपसे तब भी आते हो, पढ़ते हो, विश्वास रखते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए अब आपका टेस्ट होने वाला है, चलिए जुड़ जाइए, इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन, एग्जाम वाले क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम वाला क्वेश्चन जो भी कह लीजिए, आप सब बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है, आपको जवाब देना है, ठीक है। चलिए अब आप सब बिल्कुल रुकिएगा मत नहीं, और टेस्ट दे दीजिए, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। 4-4 की सीरीज वाला क्वेश्चन दिए हैं। मूल अधिकार की प्रहरी किसे बोलते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहले संविधान से पूछ रहे हैं भैया, मूल अधिकार की प्रहरी किसे कहते हैं, जरा बता दीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी बताइएगा। मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई है, सब कुछ पढ़ा दिया लगभग, लेकिन आपको नए नए क्वेश्चन भी और भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा बात कीजिएगा, संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, संपत्ति के 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बस पहले बताइएगा संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, 2-2 क्वेश्चन करके पूछ रहा हूँ। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, किस संविधान संशोधन, किस भैया संविधान क्या संशोधन, तो किस संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है,
क्या किया गया, हटाया गया। ये आप सबको बिल्कुल अच्छे से बताना है, अच्छे से अच्छा वाला बताना है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल आप उड़ा दीजिएगा। चलिए, किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया आप सबको बताना है। जल्दी जल्दी बताइएगा, मैं पास कर दे रहा हूँ, ठीक है, जल्दी बताइएगा, ठीक है, समय नहीं है आपके पास, बिल्कुल समय नहीं है भैया, ठीक है, जवाब दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल जवाब दीजिएगा, ठीक है, जल्दी से। मूल अधिकार की प्रहरी भैया किसे कहा जाता है, ये आपको बिल्कुल बताना है, ठीक है। तो चलिए, अगर हम बात करें तो ये देखिए, न्यायालय को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, न्यायालय, मतलब ठीक है, कोर्ट को बोलते हैं न्यायालय। अब चाहे वो एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम को बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, और चाहे वो हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय हो, ठीक है। तो दोनों को क्या बोला गया है, मूल अधिकार की प्रहरी बोला था। प्रहरी मतलब जो रक्षा करता है। सभी लोग बताइएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लाइक रुक गया है, लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइक कर दिएगा सभी लोग। चलिए ठीक है, लाइक कर दिएगा सभी लोग, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। संपत्ति के अधिकार को, बहुत बढ़िया जवाब रहा आपका सुभी जी, शुभांशी जी। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, तो याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो आपको पता होगा 1978 को हुआ, और उसमें जनता सरकार की पार्टी थी, उसके प्रधानमंत्री कौन थे जनता सरकार की, तो मोरारजी देसाई जी थे, मोरारजी देसाई। और सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने क्या किया, विमुद्रीकरण किया। विमुद्रीकरण का मतलब, पहला नोट, विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है, मतलब नोटों का जो चलन चल रहा है वो कागज के समान हो गया, ठीक है, इन्होंने, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन में जो लोकसभा का जिसका भी कार्यकाल था, लोकसभा का कार्यकाल, ठीक है, 6 वर्ष से 5 वर्ष फिर कर दिया, ठीक है। 42वें में 5 से 6 किया गया था 42वें संविधान संशोधन में, और लोकसभा का कार्यकाल 6 से, ठीक है, 6 वर्ष से कितना कर दिया गया, तो 6 वर्ष से कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। तो 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। 44वें संविधान संशोधन। और संपत्ति का अधिकार पहले किस अनुच्छेद में था, तो अनुच्छेद 31 में था, ठीक है, पहले अनुच्छेद 31 में था, ठीक है। पूर्व में अगर बात करें, पूर्व में अगर बात करें, पूर्व में नहीं, पहले अनुच्छेद 31 में था, क्योंकि मूल अधिकार किस में आता है, ठीक है, याद रखिएगा, 12 से 35 मूल अधिकार लिखा भी है, मूल अधिकार बोलिए, ठीक है, मौलिक अधिकार बोलिए, ठीक है, 12 से 35 में आता है, लेकिन इसे 31 की जगह अब वर्तमान में कहाँ है, इसे मूल अधिकार से हटाकर अब विधिक अधिकार में रख दिया गया। 300 के का अनुच्छेद में, 300 के का अनुच्छेद में इसे डाल दिया गया है प्रोविजन, ठीक है, सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। लोग राहों में कांटे बिछाते रहें, पर खुद की कसम हम मुस्कुराते रहे। क्या बात है गोविंद जी, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया तानवी सिंह जी। मैग्ना कार्टा बता दीजिए। मैग्ना कार्टा क्या होता है, एक प्रपत्र होता है, एक घोषणा पत्र या प्रपत्र होता है, एक प्रकार की अचीवमेंट भी बोलते हैं। मैग्ना कार्टा को क्या बोलते हैं, अचीवमेंट। क्या बोलेंगे भैया, अचीवमेंट बोलते हैं तानवी जी। चलिए, मैग्ना कार्टा, चलिए मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, ठीक है। मौलिक अधिकार को ही देखिए, समझिएगा ध्यान से, भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा किसको कहा गया है, तो एक तो आपको दिख गया, मैंने एरो दे ही दिया। तो मैग्ना कार्टा एक प्रकार का क्या होता है, प्रपत्र होता है कह सकते हैं, और उस प्रपत्र को कह सकते हैं क्या, एक प्रकार की अचीवमेंट है, वो क्या है, अचीवमेंट है, ठीक है, अचीवमेंट है। तो याद रखिएगा क्या है भैया, अचीवमेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। मैग्ना कार्टा एक नाम का प्रपत्र है या अचीवमेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो मौलिक अधिकार को, मूल अधिकार को क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी आप जानते होंगे, ठीक है। और अगर मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं, तो मानवाधिकार को भी बोला जाता है, किसको, मानवाधिकार, मानव का अधिकार, ह्यूमन राइट, ठीक है, मानवाधिकार को भी मैग्ना कार्टा बोलते हैं। और विश्व मानवाधिकार दिवस आपको पता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाता है, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अंजलि सिंह जी नमस्ते, नमस्ते, खुश रहिए। चलिए, और मैग्ना कार्टा, अगर देखिए मौलिक अधिकार किस में आता है, ठीक है, मौलिक अधिकार जो आता है वो भाग 3 में आता है, वेरी गुड। तो अगर भाग पूछेंगे तो भाग किस में आता है, मौलिक अधिकार भाग 3 में, तो मैग्ना कार्टा किसको बोल सकते हैं, तो भाग 3 को भी मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, लाइक पहुंचा दीजिए ज़बरदस्त तरीके से, तभी अच्छा लगेगा मुझे कि आप सब बिल्कुल सपोर्ट मेरा ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हो। चलिए बताइएगा सभी लोग।
इतने रात में भी आने पर भी आप सब बिल्कुल तब भी आते हो, बहुत खुशी होती है। ठीक है, आप सब सपोर्ट करते हो, तब भी इतने देर तक जगे रहते हो। ठीक है, और तब नेटवर्क तब भी ख़त्म होता है, तब भी आप सब लोग मुझे इतना प्रेफरेंस देते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। सर इम्पोर्टेंट भाग कौन से हैं? इम्पोर्टेंट भाग मैंने पढ़ा दिए थे कुछ वीडियो में। अंजलि जी देखिए, भाग भाग 1 2 3 4 तो इम्पोर्टेंट है ही है, भाग 5 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भाग 6 भी इम्पोर्टेंट है, 7 भी इम्पोर्टेंट है, 8 भी इम्पोर्टेंट है, 9 भी, 9 का भी है और 10 भी है। 10 के बाद सीधा 15 इम्पोर्टेंट है, 15 के बाद 17 इम्पोर्टेंट है, 17 के बाद 18 इम्पोर्टेंट है और 18 के बाद 20 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 10 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 18, 18 के बाद 20 और 10 तक तो सब पढ़ ही डालिए। ठीक है, पहले 10 से पहले वाले ठीक है पढ़ ही लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन पूछा है कि पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? याद रखिए, पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत, याद रखिए, किया जाता है पंचायतों का गठन। ठीक है, पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? पेपर हार्ड, क्वेश्चन हार्ड है। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों का गठन किया जाता है, बताइएगा। पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? और शहर में क्या होता है? देखिए, गांव में तो पंचायत होता है, और अगर शहर की बात करेंगे तो नगर पालिकाओं का गठन। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, नगर पालिकाओं का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये आपको बताना है, जबरदस्त तरीके से बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी मत समझिएगा, पंचायतों का गठन और ये ऐसे क्वेश्चन मत समझिएगा कि इजी है। चलिए बताइएगा। चलिए देखते हैं जवाब किसका आया है जबरदस्त तरीके से। जीके 1020 जी, हेलो, वेलकम वेलकम। ठीक है, देखिए ध्यान से, वो देखिए ग्राम पंचायत की संरचना, वो अगर पूछा जाएगा ठीक है तो वो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचायतों का मतलब यहाँ पर है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जब पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो तो 40 में तो है ही है कि पंचायतों का, बिल्कुल पंचायती राज व्यवस्था, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तभी आप, नहीं तो बहुत ही मिस्टेक होता है, हमसे भी बहुत, पेट में भी यही तो गलती हुई थी लोगों के साथ। तो याद रखिएगा, पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद, अनु मतलब अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 के खा के तहत। देखिए, पंचायत जब करते हैं लोग तो खा जाते हैं दिमाग, तो 243 के खा। ठीक है, याद रखिएगा। और नगर पालिका का अगर पूछा जाएगा तो नगर पालिका का अगर पूछा जाएगा गठन किसके तहत किया जाता है? तो 243 के खंड क्या, घा। ठीक है, याद रखिएगा। और गा कहाँ गया अगर पूछेंगे, गा इसके बीच में कहाँ गया? तो अगर ये भी मैं बता देता हूँ, गा कहाँ गया। तो अगर ये पूछेगा पंचायतों की संरचना, यदि पूछ लेगा, क्या पूछेगा? पंचायतों की संरचना का संबंध किसमें है? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पंचायतों की संरचना। तो पंचायतों की जो संरचना है वो अनुच्छेद 243 के खा और घा के बीच में क्या आएगा? गा आएगा। तो ये है, बिल्कुल इसको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से लिख लिएगा। पेपर बहुत इजी मत समझिएगा। शमसुद्दीन अंसारी जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग, प्रभाष शुक्ला जी, सभी लोग बताइएगा। ठीक है, ये पेट में आया था एक क्वेश्चन तो बहुत दिक्कत हो गई थी, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ मैंने पढ़ा दिया है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, लाइक कर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं ये। ठीक है, आपको आने चाहिए, ज़बरदस्त तरीके से उड़ा दीजिएगा। चलिए ठीक है, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद आपका ईवीएस का भी क्वेश्चन कराया जाएगा। चलिए
ठीक है, चलिए बताइएगा सभी लोग। देखिए आपको बताना है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसका संबंध किससे है? देखिए प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, ये बताइएगा। राज्यपाल का संबंध देखिए प्रत्येक राज्य का क्या होगा भैया? राज्यपाल मतलब गवर्नर होगा। ठीक है, इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? दूसरा बताना है। ठीक है, राष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है? देखते हैं कौन बताता है। राष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है? उपराष्ट्रपति का पद का संबंध किस अनुच्छेद से है? देखते हैं, बताइएगा सभी लोग, बताइएगा तभी अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, चलिए। ठीक है, और मैंने सरला पढ़ाया था, चला इसका बता दिएगा उल्लेख। ठीक है, चलिए सभी लोग बताइएगा। सरला मैंने पढ़ाया था, याद रखिएगा। चलिए बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ, चलिए बताइएगा सभी लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। इसका संबंध अनुच्छेद 153 से है। किससे? अनुच्छेद 153। और राज्यपाल जो अध्यादेश लाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, राज्यपाल जो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लाते हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 213 के तहत। मतलब अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल क्या लाते हैं? ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं? ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति का पद ना, राष्ट्रपति का कुछ तो सबसे बड़ा पद ही तो होता है। पद में कितने वर्ण हैं? 1 2, तो 52 में लास्ट में क्या आता है? 2। तो राष्ट्रपति का पद का जिक्र किस में है? 52 में है। अगर पूछा जाएगा राष्ट्रपति के पास भी क्या है? अध्यादेश लाने की शक्ति। क्या? अध्यादेश जो लाते हैं। तो अध्यादेश जो लाते हैं, इसको 2 को बीच में बैठा दो तो कितना हो जाएगा? 2 को बीच में बैठाया तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 123। तो अनुच्छेद 123 के तहत लाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति क्या लाते हैं? अध्यादेश ला सकते हैं। अनुच्छेद 123 पावर देता है। अगर बात की उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का शुभ काम कर रहे हैं ना कौन? ठीक है, शुभ काम कर रहे हैं कौन? उपराष्ट्रपति। तो 52 में शुभ पहला 11, पहला शुभ क्या होता है? 11। तो 52 में 11 जोड़ दो, तो इनका संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का जिक्र है। और सरला मैंने पढ़ाया था। सा से क्या होता है भैया? सा से होता है संसद। ठीक है, रा से होता है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा जिसे क्या बोलते हैं? ठीक है, अपर हाउस बोलते हैं, यानी उच्च सदन बोलते हैं। स्थाई मतलब कभी भंग नहीं होता तो स्थाई सदन भी बोलते हैं। ठीक है, राज्यों का परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। और ला से क्या होता है बताइएगा? ला से हो जाएगा लोकसभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ला से लोकसभा हो जाएगा। तो पहले 79 आएगा, तो संसद का उल्लेख 79 में है। 79 के बाद क्या आएगा? 80। 80 यानी राज्यसभा का उल्लेख 80 में है। और 80 के बाद क्या आएगा? 81। तो लोकसभा का उल्लेख 81 में होता है। तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा ज़बरदस्त तरीके से। 79, 80, 81। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए ठीक है, शमसुद्दीन अंसारी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तभी मज़ा है। ठीक है, चलिए चलिए आप सब इतना आप सबके ऊपर करे, मनोकामना पूरी हो जाए, ज़बरदस्त तरीके से आप सिलेक्शन ले लो। चलिए अब थोड़ा सा आपसे कुछ क्वेश्चन, देखिए आपसे टेस्ट लेते हैं। किसके? तो टेस्ट आपका लिया था किससे? ठीक है, एनवायरनमेंट से। चलिए किससे लेते हैं? ठीक है, एनवायरनमेंट से भैया लेते हैं। जल्दी बताइएगा सभी लोग। देखते हैं कुछ 1 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो आपको आने भी चाहिए। चलिए लाइक कर दिएगा सभी लोग, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद शमसुद्दीन अंसारी जी। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे ले चलते हैं कारवा को। चलिए क्वेश्चन पहला है आपसे। क्वेश्चन पहले क्या पूछाएगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। वन प्राणी सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? चलिए वन्य प्राणी, देखिए क्वेश्चन में कंटेंट में कोई कमी नहीं है। वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह, ठीक है, ये जल्दी बताइएगा कब मनाया जाता है? ठीक है, आपके सामने 2 क्वेश्चन हाजिर करता हूँ, बताइएगा सभी। लाइक प्लीज़ पहुँचा दिएगा। ठीक है, आपको बताना है राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 2 क्वेश्चन आप जवाब दीजिएगा, देखते हैं कौन जवाब देता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस, चलिए बताइएगा सभी लोग, देखते हैं। चलिए ठीक है, जल्दी जवाब दीजिएगा दोनों का, तब मैं पानी पी ले रहा हूँ। सभी लोग जवाब दे दीजिएगा।
सभी लोग लाइक कर दिएगा ज़बरदस्त तरीके से। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वन्य प्राणी, ठीक है, वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। ठाकुर काजल बहन बहुत बहुत धन्यवाद। तो वन्य प्राणी देखिए सप्ताह तो 1 सप्ताह तक मनाया जाएगा, ठीक है। ये 2 अक्टूबर से लेकर कब तक भैया? 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जाने वाला सप्ताह दिवस क्या होता है? तो वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह होता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। 12 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में 12 नवंबर को मनाया जाता है? क्योंकि जन्मदिन पड़ता है सलीम अली जी का। पक्षी बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? सलीम अली जी को बोला जाता है। और सलीम अली, आपको पता होगा सलीम अली नेशनल पार्क, यदि पूछ लेगा सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है, JNK जम्मू एंड कश्मीर में है। और सलीम अली यदि पूछ लेगा, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो सलीम अली यदि पूछ लेगा पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है, ठीक है, ये आपका गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में है, याद रखिएगा। कहाँ पर है? तो गोवा में, आपको पता ही होगा, ठीक है। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? एक क्वेश्चन और, तो गोवा जो है वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मांडवी नदी के किनारे स्थित है, और मांडवी नदी के पास ही सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है। और इनको क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं भैया? बर्ड मैन ऑफ, भैया फला फला को क्या बोलते हैं? इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। बर्ड का अध्ययन किस में करते हैं? ठीक है, पक्षी का अध्ययन किस में करते हैं? तो आपको पता होगा ऑर्निथोलॉजी में करते हैं। ऑर्निथो, ध्यान से देखिएगा, किस में करते हैं? ऑर्निथोलॉजी में करते हैं, ठीक है। कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑर्निथोलॉजी में करते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपको और भी डिफरेंट क्वेश्चन आपको देखने पड़ जाए। चलिए, तो वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन एक और आपके सामने आ रहा है। विश्व प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। विश्व प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? आपको जवाब देना है। विश्व प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टैंडर्ड के, ठीक है। आपको जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, DDT को, चलिए बताइएगा, DDT को कृषि कार्यों के लिए, DDT को देखिए, DDT जानते होंगे एक कीटनाशक है, ठीक है। तो देखिए जैसे पौधों में या फसल में कीट लग जाता था, तो कीट पौधों पे छोड़ा जाता था, जिससे कीट मर जाएं। तो DDT को, ठीक है, कृषि कार्य के लिए बंद कर दिया। भाई अगर फसल जो कीट को मार दे, फसल में उपस्थित कीट को मार दे, तो फसल को भी तो नुकसान करेगा। तो DDT को कृषि कार्य के लिए बैन कर दिया गया, कि किसी कार्य के लिए उपयोग बंद कर दिया गया, ठीक है। किसी कार्य के लिए बंद कर दिया गया, भाई इसका उपयोग नहीं होगा, क्योंकि फसल भी नुकसान हो रहा है, फसल को, ठीक है, हम मानव खाते हैं। तो याद रखिएगा, DDT को कृषि कार्य के लिए बंद कर दिया गया है, ठीक है। ये आपको बहुत ध्यान समझना है। DDT को कृषि कार्यों के लिए क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, बंद कर दिया गया, ठीक है। कब बंद किया गया? तो 1985 में। कब बंद किया गया? 1985 में। 1985 मैंने बताया था गैप योजना, गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान लाया गया। 1985 में क्या आया? वियना सम्मेलन। ओजोन परत के लिए कौन सम्मेलन हुआ? तो वियना सम्मेलन भी 1985 में आया, ठीक है। और 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था ना, ये भी क्वेश्चन पूछा था। कौन सा संविधान संशोधन 1985 में हुआ? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में, जिसमें क्या जोड़ा गया? दल बदल विरोधी कानून आया, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। ये सब आया कब? राजीव गांधी द्वारा लाया गया था 1985 में, याद रखिएगा। और DDT को कृषि कार्यों के लिए उपयोग बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, DDT को कृषि कार्य के लिए कब बंद किया गया, कि अब DDT का उपयोग कृषि कार्यों के लिए नहीं होगा? 1985 में। 1985 में गंगा एक्शन प्लान लाया गया, ठीक है, राजीव गांधी जी के द्वारा। अच्छा, 1985 में सबसे वृहद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वियना सम्मेलन हुआ,
वियना सम्मेलन, वियना कहाँ का शहर है? तो वियना ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया पड़ता है, ऑस्ट्रिया, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण भी बना था ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो वियना ऑस्ट्रिया के वियना शहर में हुआ वियना सम्मेलन, जो कि ओजोन परत को बचाने के लिए हुआ। ठीक है, और 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में। इसमें क्या जोड़ा गया? दल बदल विरोधी कानून लाया गया। ठीक है, चलिए बताइएगा सभी लोग। चलिए, दल बदल विरोधी कानून को मैंने पढ़ाया था, इसको क्या बोलते हैं? आया राम गया राम कानून के नाम से रहते हैं। आया राम, वही दल आया था दूसरे में और चेंज कर दिया दूसरे में, आया राम गया राम कानून के नाम से रहता है, याद रखिएगा। चलिए, डीडीटी का फुल फॉर्म आपको बताया था मैंने, क्या होता है डीडीटी? चलिएगा, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाई क्लोरो, फिर से देख लीजिएगा, डाई क्लोरो, फिर डी का मतलब क्या हो जाएगा? डाईफिनाइल, क्या हो जाएगा बताइएगा? डाई क्लोरो डाईफिनाइल। ठीक है, टी का मतलब क्या हो जाएगा? टी का मतलब हो जाएगा ट्राईक्लोरो, टी का मतलब क्या हो जाएगा? ट्राईक्लोरो। ठीक है, ट्राईक्लोरो इथेन, ट्राईक्लोरो इथेन। ठीक है, डीटी, और डीटी क्या था मैंने बताया था? इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टी मतलब इंसेक्ट को, साइड मतलब मारने के लिए। ठीक है, कीटनाशक है, कीटनाशक दवा है। चलिए, तो इसीलिए ठीक है, याद रखिएगा इससे। जो फसल में कीट को मार दे तो फसल भी तो प्रभावित है। सभी लोग बताइएगा। देख, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, आप सब बिल्कुल ठीक है लाइक कर दिएगा बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, चलिएगा, अब आपका बस 10 मिनट और चलेगा ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, चलिए बताइएगा सभी लोग। लगभग मैंने कोशिश आपको मैं पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, आप सब बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बता दीजिए कैसा लग रहा है। सभी लोग बता दीजिए कैसा लग रहा है आप सभी को। ठीक है, सभी लोग बता दीजिएगा, सभी लोग बता दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छे सर जी, थैंक यू सो मच रुचिका जी, बहुत धन्यवाद। नए नए क्वेश्चन मैं आपको बताता रहता हूँ, ये जान रहिएगा। राष्ट्रीय वन आयोग, सब सारी चीज़ पढ़ा दिए हैं, आप सब लोग पढ़ाते भी हैं, वही चीज़ मैंने अधिकतर चीज़ सब पढ़ा दी है। भारत में मुझसे ज़्यादा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, यूपी की बात छोड़ रहा हूँ, भारत में मुझसे ज़्यादा ईवीएस क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने ही पढ़ाए हैं, आप लोग कॉपी कर सकते हैं, मेरा कंटेंट कॉपी करके पढ़ा सकते हैं बिल्कुल तरह से, छोटा है ही है, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं बिल्कुल। नए नए अपने टॉपिक में मेरे टॉपिक को ले आइएगा। ठीक है, ये भी स्मार्ट वर्क होता है आजकल। ठीक है, मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ, वैसे देखता भी रहता हूँ, पता चल जाता है। ठीक है, 9 साल से पढ़ा रहा हूँ, जब कंपटीशन का सी भी नहीं पता होगा। ठीक है, तब मेरी 9 साल की मेहनत। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन बच्चों को पता होता है राष्ट्रीय वन आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय वन आयोग कब बना? क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। कब बना बताइएगा? राष्ट्रीय वन आयोग कब बना, ये आपको बताना है। ठीक है, राष्ट्रीय वन आयोग कब आया? ठीक है, एक चीज़ अभी फिर से बता दीजिएगा, एपिको आंदोलन आपको बताना है। एपिको आंदोलन मैंने पढ़ाया था, ये आपको बताना ही बताना है, एपिको आंदोलन। जल्दी बताइएगा, दोनों क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तब फिर मैं आगे एक क्वेश्चन और दे दे रहा हूँ। चलिए, एक दिवस और पूछ लेता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। चलिए, एक क्वेश्चन और दे दे रहे हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो राष्ट्रीय ऊर्जा, चलिए ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा, ये बात आप बिल्कुल सही कहे सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभांशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय वन आयोग कब बना, तो 2002 में बना राष्ट्रीय वन आयोग। और इस समय एक गजब की घटना हुई, जैव विविधता अधिनियम भी आया था इसी वर्ष। तो जैव विविधता अधिनियम भी कब आया, तो जैव विविधता भारत में जैव विविधता अधिनियम को बोलते हैं एक्ट। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट यानी जैव विविधता अधिनियम कब आया, तो याद रखिएगा 2002 में आया, 2000, ठीक है, याद रखिएगा 2002 में आया। एपिको आंदोलन, ठीक है, किसने शुरू किया, तो याद रखिएगा एपिको आंदोलन जो शुरू किया था वो पांडुरंग हेगड़े जी ने शुरू किया था। किसने, पांडुरंग हेगड़े जी ने शुरू किया था, ठीक है, एपिको आंदोलन, ठीक है। और एपिको आंदोलन शुरुआत हुआ था कर्नाटक से। कहाँ से भैया, कर्नाटक से, आपको पता होगा कर्नाटक से एपिको आंदोलन, ठीक है, शुरुआत हुआ। क्या हुआ भैया, एपिको आंदोलन। और कब शुरू हुआ एपिको आंदोलन, एक और क्वेश्चन, तो 1983 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, ठीक है। पांडुरंग हेगड़े इसके प्रणेता थे। कौन थे, पांडुरंग हेगड़े इनके प्रणेता थे, ठीक है, याद रखिएगा। और कर्नाटक दक्षिण भारत में है, तो दक्षिण भारत का आंदोलन भी इसीलिए कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का आंदोलन किसे कहते हैं, तो क्योंकि कर्नाटक दक्षिण भारत में है तो दक्षिण भारत का आंदोलन, ठीक है, किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है, दक्षिण भारत का आंदोलन एपिको आंदोलन को बोलते हैं। और एपिको आंदोलन किससे प्रेरित होकर हुआ, तो ऐसे सुन लीजिएगा, एपिको आंदोलन का देखिए एपिको आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, वो हुआ था आपका, ठीक है, चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर हुआ था। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले से हुआ था। उत्तराखंड उत्तर भारत में पड़ता है, तो चिपको आंदोलन को उत्तर भारत का आंदोलन कहा गया था। और चिपको आंदोलन हुआ कर्नाटक में, कर्नाटक दक्षिणी राज्य है, तो इसे, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, ठीक है, दक्षिण भारत का आंदोलन बोलते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद शमसुद्दीन अंसारी जी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाता है, तो 14 दिसंबर को मनाता है। कब मनाता है, 14 दिसंबर को मनाया जाने वाला दिवस जो होता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आज को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। रेणु जायसवाल जी, नमस्ते 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 नमस्ते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब एक क्वेश्चन और देते हैं जो आपके लिए बहुत लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कब शुरू हुई बताइएगा, राष्ट्रीय, ठीक है, क्या क्वेश्चन, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ठीक है, राष्ट्रीय दिख रहा होगा आपको, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। नए नए क्वेश्चन है, एग्जाम के बेसिस पे बस टेस्ट और वन लाइनर में दोनों चीज़, और उसको समझा देते हैं, और भी क्वेश्चन क्या निकल जाते हैं उसको भी समझा दे रहे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लिएगा। और किस नदी को सर्वप्रथम निजीकरण किया गया, सोचिएगा कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, नए नए क्वेश्चन है। किस नदी को, ठीक है, किस नदी को सर्वप्रथम, सर्वप्रथम का मतलब सबसे पहले, ठीक है, निजीकरण कर दिएगा, प्राइवेट, बताइए, सोचिएगा कितनी बड़ी बात घटना है, ठीक है। नदी को ही प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, उन्हीं का अधिकार है। किस नदी को सर्वप्रथम प्राइवेटाइजेशन किया गया, बहुत बड़ी बात है, तो याद रखिएगा किस नदी को सर्वप्रथम, ठीक है, क्या किया गया, निजीकरण किया गया, याद रखिएगा। चलिए, आंसर दीजिएगा सभी लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक, क्वेश्चन में कंटेंट में कोई कमी नहीं है, देखिए ध्यान से। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जो आई थी वो 1995 में आई थी, 1995 में आई थी। और याद रखिए किस नदी को, ठीक है, सर्वप्रथम क्या किया गया, ठीक है, निजीकरण किया गया, तो शिवनाथ नदी को, किस नदी को, शिवनाथ नदी को क्या किया गया सर्वप्रथम, ठीक है, क्या किया गया, तो याद रखिएगा,
ठीक है। ठीक है, निजीकरण किया गया। तो शिवनाथ नदी कहाँ पर है? ठीक है, याद रखिएगा। तो ये है शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में। कहाँ है भैया? छत्तीसगढ़ में। शिवनाथ नदी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। और निजीकरण कब किया गया? तो निजीकरण 2000। ठीक है, दिख रहा है आप सबको ना पूरा? देखिए व्हाइट वाला भी दिख रहा होगा। ठीक है, याद रखिए शिवनाथ नदी, ठीक, कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और इसे याद रखिएगा कब किया गया? तो इसको भी 2002 में किया गया। तो 2002 से बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, 2002 से कई सारे क्वेश्चन हो गए होंगे, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 2002 में क्या हुआ घटना? ठीक है, 2002 में क्या हुआ? 2002 में क्या आया? राष्ट्रीय वन आयोग आया, अभी बताया था मैंने। तो राष्ट्रीय वन आयोग अभी बताया था मैंने। राष्ट्रीय वन आयोग भी कब आया? ठीक है, 2002 में आया। 2002 की घटना और हुई। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम लागू हुआ संसद में हमारे। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम भी 2002 में आया। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी एक्ट, विविधता, ठीक है, अधिनियम, अधिनियम का मतलब एक्ट। ठीक है, 2002 में आया। और 2002 में देखिए शिवनाथ नदी का क्या किया गया? सबसे पहली ऐसी नदी है भारत की जिसे निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन किया गया, 2002 में छत्तीसगढ़ में ही है। और छत्तीसगढ़ में कौन सा पठार है आपको पता होगा? छत्तीसगढ़ में भैया, ठीक है, मैकाल का पठार फेमस है। कौन सा पठार? काल आ गया, छत्तीसों कॉल करते हैं नहीं उठाते हो, तो मैकाल का पठार, कॉल बहुत बार किया जाता है। देखिए मैकाल का पठार, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आई होप। ठीक है, सभी लोग लाइक कर देगा। लाइक अभी भी नहीं बढ़ रहा है, 63 लाइक ही हैं। सभी लोग बताइएगा, मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। सर यूपी में नदियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? नदियों से लेकर गंगा पढ़ लीजिए, यमुना पढ़ लीजिए, ये सब सारी जो नदियां हैं, ठीक है, आपकी घाघरा पढ़ लीजिए, ठीक है, हिंडन पढ़ लीजिए, रामगंगा पढ़ लीजिए। ठीक, यूपी में जितनी नदियां बहती हैं सारी मैंने पढ़ाया है वीडियो। यूपी उत्तर प्रदेश के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उत्तर प्रदेश के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएंगी उत्तर प्रदेश की अंजलि जी, उसमें मैंने सारी नदियां पढ़ा दिया है। मतलब कि वैसे तो इंडियन ज्योग्राफी में सारी नदियां हैं, और उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में जो नदी बह रही है उसको भी मैंने कवर करा दिया है। अब आपका, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और ले चलते हैं जो आपको बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल नीति कब बनी? ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए आपको जवाब देना है, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जल नीति कब बनी? ठीक है, आपको जवाब देना है, राष्ट्रीय जल नीति कब बनी? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय जल नीति कब बनी? ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय जल नीति कब बनी। चलिए, तो देखिएगा ध्यान से, राष्ट्रीय जल नीति सबसे पहले, अगर पहले बात करेंगे तो पहले बनी थी 1987 में बनी थी। कब बनी थी? 1987 में। फिर बाद में इसमें क्या संज्ञान में लेके इसको में थोड़ा संशोधन किया गया। फिर बाद में, ठीक है, इस पे चर्चा हुई। ठीक है, राष्ट्रीय जल नीति 2002 में। कब? 2002 में। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जल नीति, ठीक है, तो पहले बनी थी, याद रखिएगा कब। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले, ठीक है, ये आई थी राष्ट्रीय जल नीति 1987 में। बाद में 2002 में फिर इसमें कुछ संशोधन किया गया। 2002 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइएगा, तो बताइए कैसा लगा? शुभांशी जी, ठीक है, साधना मौर्य जी बताइएगा, ठीक है, अंजलि सिंह जी, ठीक है, शमशुद्दीन अंसारी जी, सब बताइएगा। ठीक है, सभी लोग बताइए कैसा लगा आप सबको। रेणु जायसवाल जी बताइएगा। ठीक है, नए नए क्वेश्चन मैंने बता दिए आपको, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। तो मेरे ख्याल से आपको सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर हो गए होंगे। बताइए कैसा लगा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच शुभांशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजपूत ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत अच्छी क्लास सर, यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, 1 घंटा 33 मिनट हो गया है। रेनू जी, रिंकू जी, राजपूत जी, प्रभा शुक्ला, शिवांशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, थैंक यू सो मच रेनू जायसवाल जी, रिंकी सिंह जी, राजपूत जी, प्रभात जी, सभी लोग का बहुत धन्यवाद। पूरा सूर्य देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक टॉपिक मिट्टी मैंने पूरा ख़त्म भी कर दिया, और कई सारे क्वेश्चन संविधान, उत्तर प्रदेश का मैंने हवाई अड्डा, ठीक है, जल भी मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा दिए, और नेशनल हाईवे मैंने बता दिए। बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत चीज़, ठीक है, मैंने पढ़ा दिया है। तो आप सब बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है, ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।